सभी बच्चों का स्वागत है बिहार बोर्ड क्लास 6 गणित की जो नई पाठ्य पुस्तक है गणित प्रकाश के अध्याय 4 आंकड़ों का प्रबंधन और प्रस्तुतिकरण। आज के इस सेशन में हम इसका 5वां भाग पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग पेज नंबर 93 तक कवर कर चुके हैं और आज के इस सेशन में हम पेज नंबर 93 से ही शुरू करेंगे और पेज नंबर 100 तक यानी कि 93 से लेके पेज नंबर 100 तक जो है आज दिए गए जितने भी तथ्य हैं या प्रश्न हैं उन सबको हल करेंगे। यहाँ पे है, आइए पता लगाएं। पहला प्रश्न है, सामंथा ने एक चाय बागान का भ्रमण किया तथा वहां देखे गए कीट पतंगों के आंकड़े संग्रहित किए। तो यहाँ पे घुन जो है उसे 6 दिखाई दिया और झांझा 10 दिखाई दिया और व्रिंग यानी कि झिंगुर 5 दिखाई दिया, तितलियां 3 और टिड्डा 2 दिखाई दिया। तो हमें करना क्या है, इन आंकड़ों को दर्शाने के लिए एक दंड आलेख बनाने में उसकी सहायता कीजिए। तो बच्चों, दंड आलेख बनाने के लिए हमें चाहिए ग्राफ कॉपी, जो कि आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहला चरण क्या होता है कि एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं जो दाएं से बाएं की ओर सबसे नीचे वाले लाइन पे खींच रहे हैं। ठीक है, इस तरह से स्केल की मदद से आप एक सीधा लाइन इस पे बनाइए। ठीक है, हो गया। और एक लाइन जो है ऊर्ध्वाधर यानी कि नीचे से ऊपर की ओर वर्टिकली एक लाइन बनाना होता है। तो यहाँ पे इस रेखा पे हम बनाएंगे, स्केल को सीधा रख के। चलिए, तो यहाँ पे लाइन इस तरह से खींच लेते हैं। ये हो गया, ये हमारा हो जाता है। जहाँ पे दोनों मीट करते हैं ये हमारा 0 पोजीशन होता है। अब जो हमारा क्षैतिज लाइन है यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कीटों के नाम। कीटों के नाम, जो कीट पतंग है उनका नाम यहाँ पे लिखेंगे, कीटों के नाम। अब कितने प्रकार के कीट हैं, कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 तरह के हैं। तो पहला वाला में हम घुन लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, घुन। एक घर छोड़ के लिखेंगे अगला झांझा या सूंड। तो केवल झांझा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, झांझा। और तीसरे नंबर पे है भृंग या झिंगुर, तो हम भृंग ही लिख रहे हैं। एक एक घर छोड़ के हम लोग चलेंगे। यहाँ पे जैसे एक घर हो गया, एक घर छोड़ के यहाँ पे इसको बनाएंगे, फिर इसको छोड़ के यहाँ पे भृंग का बनाएंगे जिसको झिंगुर भी बोलते हैं। फिर एक घर छोड़ के यहाँ पे तितलियाँ लिख देते हैं, तितलियाँ। ठीक है, और फिर ये तितलियाँ के बाद एक घर ये छूटेगा और यहाँ पे हम लोगों को बनाना पड़ेगा टिड्डा। क्या लिखना होगा, टिड्डा। टिड्डा हो गया। तो यहाँ पे कीटों का नाम हमने लिख दिया क्षैतिज लाइन पे। और जो ऊर्ध्वाधर है, जो वर्टिकल लाइन है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, यहाँ पे एरो दे के देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम जो संख्या है वो है 10। तो यहाँ पे हम 1 इकाई बराबर 1 ही लेके चलते हैं, आसानी रहेगी बनाने के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11 और इस तरह से आगे और भी इसे बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे भी एरो का निशान दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके लेते हैं। पहले देखिए घुन है, घुन की संख्या कितनी है, 6 है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला घुन है हमारा, इसको इस लाइन को हम कहाँ तक लेके जाएंगे, 6 तक। 6 हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ पे निशान लगा दीजिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे स्केल की मदद से हम एक यहाँ पे जो दंड है वो खींच लेंगे। यहाँ से ऊपर से इस तरह से मिला देना है और फिर यहाँ पे ये नीचे की ओर एक रेखा खींच देनी है। चलिए, तो ये हमारा हो गया घुन। अगला देखिए क्या है, झांझा या सूंड। कितना है, 10 है। तो झांझा हमारा यहाँ से लेके चलेंगे, एक घर छोड़ के यहाँ से कहाँ तक आएंगे, 10 तक आएंगे। ये रहा हमारा 10, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे हम नीचे की ओर रेखा को खींच लेते हैं झांझा के लिए, चूँकि इसकी संख्या 10 है।
चलिए, तो आप स्केल की मदद से खींचेंगे, स्ट्रेट लाइन आएगा, सीधा लाइन आएगा, देखने में अच्छा लगता है। मैनुअली आप ना करें, स्केल की मदद से करें, ठीक है। तो देखिए ये इसकी ऊंचाई जो है 10 तक है, क्योंकि इसकी संख्या 10 है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कीटों की संख्या। यहाँ पे आप इस लाइन पे क्या लिख देंगे, कीटों की संख्या। जगह कम है मेरे पास, आप लिख लीजिएगा, कीटों की संख्या दर्शा रहा है ये, ठीक है। कीटों की संख्या यहाँ पे लिख देते हैं, और यहाँ पे कीटों के नाम हैं। चलिए, तीसरा भृंग, यानी कि जो झिंगुर है वो 5 है इसकी संख्या। तो एक घर ये वाला हम छोड़ के यहाँ से चलेंगे। 5 कहाँ पे है देखिए आप ध्यान से, सीधा रखता हूँ। चलिए, यहाँ पे है 5, तो यहाँ से यहाँ हम लोगों को खींचना है, ठीक है, भृंग के लिए। चलिए, इसके स्केल की मदद से बनाते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है ये दंड बनाना, इस तरह के ग्राफ को बनाना, तो आप भी मज़े से इसे बनाएं। उसके बाद देखिए क्या है, तितलियाँ। तितलियाँ देखिए कितना है बताइए, 3 है ना। तो यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, सामने 3 दिख रहा है, ये देखिए एकदम 3 के सामने है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह से इसे मिलाते हैं और फिर से नीचे की ओर खींच लेते हैं। तो तितलियाँ हो गई 3 पीस। तितलियों के बाद क्या है, टिड्डा। टिड्डा 2 ही है, तो ये तो और भी नीचे हो जाएगा। यहाँ से चलेंगे कहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक, तो ये 2 हो गया। चलिए, आई होप कि आप इसे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें सबसे ज़्यादा संख्या, आप अगर दंड आलेख को देख के समझेंगे तो सबसे अधिक संख्या यहाँ पे जो है देखिएगा, ये सबसे ऊंचा बिल्डिंग है और इसकी संख्या 10 है, वो है झांझा। और सबसे छोटा जो है, सबसे कम ऊंचाई वाला जो है टिड्डा है, जिसकी संख्या केवल 2 है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, पूजा ने 2 घंटे की अवधि के दौरान भोपाल रेलवे स्टेशन पर मध्य प्रदेश के कुछ भिन्न शहरों के लिए बेचे गए टिकटों की संख्याओं के आंकड़े संग्रहित किए, ठीक है ना। कि भोपाल रेलवे स्टेशन पे वो खड़ी है और देख रही है कि लोग जो है किस किस स्टेशन के लिए टिकट ले रहे हैं। तो इस तरह से जब उसने देखा कि पिछले 2 घंटे में विदिशा के लिए जो है 24 टिकट बिके हैं, जबलपुर के लिए 20, सिवनी के लिए 16 और इंदौर के लिए 28 और वहीं सागर के लिए 16, ये सब मध्य प्रदेश के शहरों के नाम हैं। उन्होंने अपने विद्यार्थियों से चर्चा करने के लिए इन आंकड़ों का बोर्ड पर एक दंड आलेख तैयार किया, परंतु इस आलेख का कुछ भाग किसी ने मिटा दिया। तो आलेख जो है अगले पेज पर दिया गया है, ऑलरेडी बना हुआ है। तो सबसे पहले हम इस जो दंड जो यहाँ पे खींचा हुआ है इसको मिलाते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जैसे देखिएगा, विदिशा के लिए जो है टिकट 24 बिका है ना। तो यहाँ पे पैमाना क्या लिया गया होगा, ये तो ऑलरेडी बना हुआ है। देखिए यहाँ पे विदिशा के लिए 24 टिकट बेचे गए हैं ना, तो यहाँ पे हम 24 लिख देते हैं। अब इसमें कितना इकाई यूज़ हुआ देखिए, 1 2 3 4 5 6 है। तो 24 में अगर हम 6 से भागा देते हैं तो 6 चौके 24, यानी 1 इकाई बराबर यहाँ पे है 4 है। देखिए यहाँ पे ये 4 होगा, ये 8 होगा, ये 12 होगा, ये 16 होगा, ये 20 होगा और फिर ये 24 होगा, ठीक है। तो टिकटों की संख्या हमें ऊपर ऊपर लिखने के लिए कहा गया था, तो ये 24 है। जबलपुर का आप पिछले पेज में जाके देखेंगे, जबलपुर का जो है 20 है, टोटल कितना है 20 है। तो यहाँ पे देखिए 4 4 8 4 12 4 16 4 20, तो ये भी सही है। कौन सा मिटा हुआ वो देखना पड़ेगा। पेज नंबर फिर वापस आकर के देखिएगा, तो जबलपुर के बाद सिवनी है, तो सिवनी के लिए कितना टिकट बिका है 16। तो इसको भी हम पहले चेक कर लेते हैं। देखिए 4 4 8 4 12 4 16, ये भी ठीक ही बना हुआ है क्योंकि 1 इकाई बराबर 4 है। उसके बाद इंदौर का देखिए 4 4 8 4 12 4 16 और 16 और ये आधा 2 मान लेते हैं क्योंकि 4 4 का अंतराल है, तो ये आधा पे है, तो 16 2 18। जबकि आप इंदौर का जाके देखेंगे
तो इंदौर के टिकटों की संख्या कुल कितनी है? 28 है, यानी यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। इसी तरह से अगला देख लेते हैं, सागर का जो है, तो सबसे पहले इसको 28 तक ले जाना पड़ेगा। इंदौर को देखिए यहाँ पे 18 पे आके रुक गया है। अब देखिए ये 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 4, 20, 4, 24 और 4, 28, ये पूरा ऊपर लाइन तक आना चाहिए था, लेकिन इसे जो है छोटा कर दिया गया है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको पूरा ऊपर तक लेके जाएंगे ये लाइन तक, तब जाके ये पूरा जो है 28 हो पाएगा। तो पहले हम इसे मिला लेते हैं, जो डाटा दिया गया था उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे इस तरह से किया हुआ है डिज़ाइनिंग, तो आप भी ऐसा ऐसा कर दीजिएगा। अब जाके ये इंदौर के लिए हो पाया। इसकी संख्या अब हो गई है 28। कितनी हो गई है? 28 है। ये बीच में ऐसा कोई लाइन यहाँ पे नहीं रहेगा। इसका 28 संख्या था टिकटों का, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आना चाहिए था। गलती से इसे जो है 18 ही लिखा गया था। और उसके बाद सागर का है 16 टिकट। कितना टिकट है? 16। यहाँ पे कोई बनाया ही नहीं गया, तो अगर समान दूरी लेकर के यहाँ पे अगर बनाएं आप, तो 16 कहाँ जाएगा? देखिए 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, इस लाइन तक आएगा। तो एक समान दूरी लेते हुए यहाँ से हम लोग एक दंड आलेख खींच लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16 हो गया। और इसी तरह से यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए ये हो गया। और यहाँ से इसको इस तरह से मिलाने के बाद इसमें भी इस तरह से आप जो लाइन बना हुआ है वैसे ही बना दीजिए। तो ये सागर का जो है यहाँ पे छूटा हुआ था, जिसे हमने बना लिया है। अब इसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से कुछ प्रश्नों के हल ऑलरेडी हम यहाँ पे कर चुके हैं। तो एक एक करके मिलाते हैं। क्वेश्चन ए में था, दंड के ऊपर विदिशा के लिए बेचे गए टिकटों की संख्या लिखिए। तो विदिशा कितना है? 24 था। तो यहाँ पे विदिशा के साथ साथ हमने बाकी शहरों जैसे जबलपुर, सिवनी, इंदौर के लिए भी बेचे गए टिकटों की संख्या ऊपर लिख ली है। वहीं सागर का जो है, तो आप देखेंगे 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16 टिकट होगा। तो ये पहला का उत्तर हो गया। कितना है? 24 है, जो कि हमने इस दंड के ऊपर ही लिख दिया है। बी नंबर में है, दंड के ऊपर जबलपुर के लिए बेचे गए टिकटों की संख्या को लिखिए। तो जबलपुर का भी हमने लिख दिया है। कितना है? 20 है। तो यहाँ पे 20 हम लिख देते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे हमने लिखा हुआ 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 4, 20। आप क्वेश्चन में भी देखेंगे तो जबलपुर का 30 ही टिकट है, ठीक है ना। सी नंबर में देखिए, विदिशा का दंड 6 इकाई लंबाइयों तक है तथा जबलपुर का दंड 5 इकाई लंबाइयों तक। इस आलेख के लिए पैमाना या स्केल क्या है? तो यहाँ पे आप देखिएगा, विदिशा के लिए 6 है ना, और इसकी संख्या टोटल कितना है? 24, यानी कि 24 भागा 6 कीजिए। तो 24 भागा 6 बराबर क्या आएगा? 4 आएगा। वहीं जबलपुर के लिए कितना है? 5 इकाई है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 इकाई है। और टिकटों की संख्या कितनी है? 20 है। तो 20 भागा 5 कीजिए तो 4 ही आता है, यानी कि 1 इकाई बराबर कितना है? 4 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 इकाई बराबर 4 टिकट। 1 इकाई बराबर 4 टिकट है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। डी नंबर में है, सागर के लिए सही दंड खींचिए। तो सागर के लिए हमने जो है, क्योंकि सागर में बेचे गए टिकटों की संख्या 16 थी, तो हमने इसके लिए ऑलरेडी दंड जो है बना ही लिया है। तो ये भी हमारा हो गया। ई नंबर में देखिए क्या कहता है, स्केल यानी पैमाने को सम्मिलित करते हुए ऊर्ध्वाधर रेखा पर सही संख्या अंकित कीजिए। तो यहाँ पे ये हमारा ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाता है, जो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। तो हमने ऑलरेडी क्या किया, ये हमारा 0 हो गया। यहाँ 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, इस तरह से हमने जो है, जो इकाई है यहाँ पे उसे लिख लिया है, पहले से ही लिखा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। एफ नंबर में क्या है, क्या आलेख में सिवनी और इंदौर के लिए खींचे गए दंड सही हैं? तो इंदौर के लिए तो सही नहीं था। इंदौर के लिए जो है 28 टिकटों की संख्या थी, लेकिन यहाँ पे लगभग 18 के लिए खींचा गया था। तो ये सही नहीं था इंदौर के लिए। यदि नहीं तो सही दंड खींचिए। किसके किसके बारे में पूछा गया था? सिवनी और इंदौर के लिए। तो सिवनी के लिए
तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हाँ भाई, सिवनी के लिए जो दंड था वो बिल्कुल सही था। 16 टिकटों की संख्या थी और दंड पे भी उतना ही था, तो सिवनी के लिए ओके था। और इंदौर के लिए जो है वो सही नहीं था, इंदौर के लिए सही नहीं था, तो उसको हमने ऑलरेडी यहाँ पे बढ़ा दिया है। चूँकि 28 था तो 18 से बढ़ा के 28 तक हमने इसके आलेख को बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, चीनू ने प्रातः 9 से 10 तक अपने घर के सामने सड़क पर जाने वाले परिवहन के विभिन्न साधनों की सूची बनाई। यानी कि उसके घर के सामने वाले सड़क से कितनी गाड़ियाँ, कौन कौन सी गाड़ियाँ गुजरी हैं, उसने जो है एक एक करके नाम लिखना शुरू कर दिया, गाड़ियों का नाम। ठीक है, सबसे पहले मोटरसाइकिल गया, फिर मोटरसाइकिल गया, फिर एक कार गई, फिर कार, फिर साइकिल, फिर ऑटो, फिर साइकिल। इस तरह से जो है उसने सारे परिवहन के जो विभिन्न साधन थे उन सब के नाम लिख दिए, जो 1 घंटे में जो है 9 से 10 के बीच उसके घर के सामने वाली सड़क से होकर गुजरे हैं। अब यहाँ पे उससे रिलेटेड जो है कुछ प्रश्न दिए गए हैं। दिए गए आंकड़ों के लिए एक बारंबारता वितरण सारणी तैयार कीजिए। उसके बाद है, परिवहन के कौन से साधन का सबसे अधिक प्रयोग किया गया। तो इसका उत्तर जब हम बारंबारता वितरण सारणी बना लेंगे तो हमें उससे जो है इसका उत्तर मिल जाएगा। चलिए पहले बारंबारता वितरण सारणी बनाते हैं। तो बच्चों इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, 3 कॉलम बना लेना है। पहला कॉलम में आपको हेडिंग करना है यातायात के साधन, और या परिवहन के साधन आप लिख सकते हैं यहाँ पे। दूसरा कॉलम होगा मिलान चिन्ह, और तीसरा कॉलम होगा बारंबारता। यातायात के साधन यहाँ पे कुल मिला के इस तरह से हैं, मोटरसाइकिल, कार, फिर साइकिल, ऑटो, स्कूटर, बस, बैलगाड़ी। तो एक एक करके सबसे पहले हमें मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल को हम काउंट करते हैं। देखिए टिक भी करते जाइएगा आप, कितना है, 1 2, यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ है 3 4 5 6, फिर यहाँ पे देखिए 7 8 9, और इस लाइन में देखिए यहाँ पे 10 11 12 मोटरसाइकिल है कुल मिलाकर। कितना है, 12 है। ध्यान से एक बार फिर से आप इसे मिला लें कि हमने क्या सारे मोटरसाइकिल पर टिक कर लिया है। तो यहाँ पे आपको एक छूटा हुआ मिलेगा, ये रह गया था, तो 12 एक कितना हो गया, 13 हो गया कुल मिला के। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस सारणी में आके वापस मिलान चिन्ह के द्वारा 13 लिख लेंगे। पहले देखिए ये हो गया 1 2 3 4, इसको इस तरह से काट देंगे तो हो गया 5, ये हो गया 6 7 8 9, फिर इसको काट देंगे तो 10 हो गया, 5 5 10 11 12 13। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कार की संख्या गिनते हैं। तो कार देखिए यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4, यहाँ पे है 5, और फिर यहाँ एक है 6। तो एक बार आप कभी भी रीचेक ज़रूर कीजिए कि सारा का सारा हो गया कि नहीं। 1 2 3 4 5, इस लाइन में नहीं है, इधर भी नहीं है, और ये एक 6। तो कुल मिला के कितने कार हैं, 6 हैं। आप वापस इस सारणी में जाएंगे और कार के सामने जो है 6 लिखेंगे। तो ये हो गया 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पे है साइकिल। तो साइकिल देखिए कितना है, एक एक करके गिनते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ भी है 6 7 8, और कहीं पे साइकिल नहीं है। तो कुल मिलाकर जो साइकिलों की संख्या रही, जो 9 से 10 के बीच गुजरा था वहाँ से होके, कितना था, 8 था। तो यहाँ पे 8 बनाइए, 1 2 3 4, ये 5 6 7 8, तो 5 3 कितना हो गया, 8 हो गया। उसके बाद आते हैं ऑटो में। तो ऑटो कितना है, यहाँ पे काउंट कीजिए एक एक करके। ये रहा 1 2 3 4, ठीक है ना।
4 के बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 5, 6, 7, 8। तो ऑटो की भी संख्या कितनी है? कुल मिलाकर 8 ही है। तो फिर से आप सारणी में वापस जाके ऑटो के सामने क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ऑटो के बाद होगा स्कूटर। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो इसको काउंट करते हैं। 1 हो गया, 2, 3, 4, 5 स्कूटर हुआ। 5 के बाद यहाँ पे देखिए 6, 7, 8 हो गया। फिर यहाँ पे एक है 9। कुल मिलाकर कितने स्कूटर हो गए? 9 हो गए। तो वापस सारणी में आके स्कूटर के सामने आपको 9 लिख लेना है मिलान चिन्ह के द्वारा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गया। अब हम आते हैं बस में। बस देखिए कहाँ पे है? इस लाइन का सारा हो चुका है, इस लाइन का भी सारा हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए बस है 1, 2, 3 और ये 4। कितने बस हैं टोटल? 4 हैं। तो आप सारणी में जा कर के जो बीच वाला कॉलम है मिलान चिन्ह का, यहाँ पे 4 लिख दीजिए। 1, 2, 3, 4। और आगे केवल बैलगाड़ी बच रहा है। तो ये पहला कॉलम में नहीं है, दूसरा में भी नहीं है, और इवन तीसरा में भी नहीं है। चौथा में देखिए यहाँ पे एक दिखा बैलगाड़ी, 1 हो गया। यहाँ पे है 2, बस 2 ही है। तो कुल मिला के बैलगाड़ी कितना हो जाएगा? 2 होगा। तो यहाँ पे हम बैलगाड़ी के सामने मिलान चिन्ह द्वारा जो है 2 लिख लेंगे। अब इसकी बारंबारता आप निकाल लीजिए। कितना है? 5, 5, 10 और 3, 13। तो यहाँ पे आप 13 अंक में लिख दीजिए ऐसे। यहाँ पे 5, 1, 6 है। कार, साइकिल हो गया 5 और 3, 8। ऑटो हो गया, ऑटो कितना हो गया? 5 और 3, 8। और स्कूटर जो है 5, 4, 9। और बस जो है देखिए 4 है, और बैलगाड़ी है 2। तो इस प्रकार जो है इसका टोटल भी आप निकाल लीजिए, तो हो जाएगा 13, 6, 19, 13, 6, 19, 19, 8, 27, 8, 35, 35 और 9 होता है 44, 44, 4, 48 और 2, 50। कुल मिलाकर 50 वाहन जो है वहाँ से गुजरे थे। तो ये हो गया आपका। आप यहाँ पे भी इन सबको काउंट कर सकते हैं एक एक करके। टोटल यहाँ तक में 50 हो जाएगा आपका। तो बच्चों अब चूँकि हमने बारंबारता बंटन सारणी बना लिया है, तो हम इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। और बच्चों चूँकि हमने अब बारंबारता बंटन सारणी बना लिया है, तो इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से हम दे पाएंगे। पहला प्रश्न है, दिए गए आंकड़ों के लिए एक बारंबारता वितरण सारणी तैयार कीजिए। तो ये ऑलरेडी हमने तैयार कर लिया है। उसके बाद है, परिवहन के कौन से साधन का सबसे अधिक प्रयोग किया गया? तो यहाँ पे जब हम ध्यान से देखते हैं तो सबसे अधिक जो है मोटरसाइकिल है, इसकी संख्या 13 है ना। तो इसका जवाब क्या होगा? मोटरसाइकिल। तो यहाँ पे मोटरसाइकिल लिख दीजिए। उसके बाद क्या है, यदि आप इन आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए वहाँ होते तो आप यह कार्य किस प्रकार करते? संबंधित चरणों को लिखिए। इसके हल के रूप में हम इस तरह से लिख सकते हैं कि एक सारणी इस प्रकार बनाते हैं कि इसमें 3 स्तंभ हो, यानी 3 कॉलम हो। पहले स्तंभ में यातायात के साधन, दूसरे में मिलान चिन्ह तथा तीसरे में बारंबारता लिखते हैं। इसके बाद प्रत्येक यातायात के साधन को गिनते हुए एक एक मिलान चिन्ह लगाते हैं, जब तक कि सभी यातायात के साधन समाप्त ना हो जाएं। फिर मिलान चिन्हों के आधार पर प्रत्येक यातायात के साधन की संगत बारंबारता को लिखते हैं। जैसा कि अभी हमने ये मिलान चिन्ह बनाया था, तो इसको बनाने की प्रक्रिया केवल आपको वहाँ पे लिख देना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, एक पासे को 30 बार फेंकिए तथा प्रत्येक बार प्राप्त की गई संख्या को अंकित कीजिए। मिलान चिन्हों का उपयोग करते हुए इनके लिए एक बारंबारता वितरण सारणी तैयार कीजिए। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले सिंपल तरीका क्या होगा कि 1 से 30 तक आप लिख लीजिए। 10, 10, 10, 10 करके 3 कॉलम हमने लिख लिया। और एक पासे की मदद से जो है हम बार बार क्या करेंगे, इसे 30 बार जो है फेंकेंगे
और जो संख्या आएगी 1 से लेके 6 ही तक तो होता है, उसमें 1 2 3 4 5 या 6 आ सकता है। तो पहला बार में क्या आता है, दूसरा बार में क्या आता है, यहाँ पे हम नोट कर लेंगे। चलिए पहला बार पासा जब इस तरह से फेंकें तो मेरा 2 आता है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं। दूसरा बार में कितना आता है चेक कीजिए, और दूसरा बार में देखिए 1 आया, तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं। तीसरा बार यहाँ पे देखिए 5 आता है, तो 5 लिख लेते हैं। चौथा बार में देखिए क्या आता है, 1 आता है, 1 लिख लेते हैं। पांचवा बार में देखिए क्या आता है, 3 आता है। चलिए अगला बार देखिए कितना आता है, 5 आता है, 5 लिख दिए। और अगली बार देखिए कितना आया, 5 आया, फिर 5 लिख देते हैं। चलिए उसके बाद देखिए तो ये 6 आता है, देखिए 6 आया है, तो यहाँ पे 6 लिख देते हैं। उसके बाद है 4 आया है, कितना आया है, 9वां में 4 लिख दीजिए। जितना आते जाएगा आप नोट करते जाइएगा। फिर 2 आता है, 2 लिख दीजिएगा। अब 11वां बार में कितना आता है चेक करते हैं, 2 ही आता है। चलिए उसके बाद फिर कितना आता है भाई, 4 आता है, 4 लिख दीजिए। फिर कितना आया, 3 आया, 3 लिख दिए। उसके बाद फिर 3 आ गया, फिर 6 आता है। उसके बाद कितना आता है, फिर 6 आता है। फिर चेक करिए 1 आता है। चलिए 18वां बार में देखिए 3 आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। फिर 3 आ गया। चलिए उसके बाद चेक करते हैं कितना आता है, 4 आया, तो 4 लिखते हैं। 20 बार हो चुका है, 10 बार और करना है। फिर एक बार फेंकते हैं, यहाँ पे देखिए 4 ही आया। उसके बाद फिर 4 आया, वाह खाली 4 4 आ रहा। फिर 3 आया। उसके बाद देखते हैं 5 आया। अब फिर देखिए कितना आता है, 2 आया। अब यहाँ पे देखिए कितना आता है, तो 6 आया है, 6 लिख देते हैं। फिर पासा को फेंकते हैं तो 1 आता है, और फेंकते हैं यहाँ पे देखिए 4 आया है, कितना आया, 4। और एक बार 1 आता है, फिर एक बार और, तो इस बार 2 आता है। क्लियर है। तो 30 बार हमने पासा को फेंक करके प्रत्येक बार क्या क्या आया है इसे नोट कर चुके हैं। अब इन सब की मदद से जो है एक बारंबारता सारणी बना लेना है, जो कि इस तरह से हमने यहाँ पे बना दिया है। एक तरफ आपको लिख देना है पासा, दूसरे में पहला जो कॉलम होगा उसमें आप पासा लिख लीजिए 1 से लेकर 6 तक, दूसरा कॉलम में मिलान चिन्ह, और तीसरा में बारंबारता। तो सबसे पहले 2 को काउंट कर लेते हैं, देखिए 2 कितना बार है। तो चलिए 1 से ही शुरुआत करते हैं। 1 कितनी बार है पूरे 30 बार में, देखते हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 4 बार है, 4 और ये 5 हो गया। कुल मिला के अभी हमें 1 जो है कितना बार दिखाई दिया है, 5 बार। तो मिलान चिन्ह बना दीजिए, 1 2 3 4 5 हो गया। उसके बाद 2 को काउंट करते हैं, 2 कितनी दफ़ा है, देखिए यहाँ पे पहला नंबर पे ही था, 1 2 3 3 4, ये भी 5 बार आया है। कितना बार आया है, 5 बार। तो यहाँ पे हम फिर से मिलान चिन्ह की मदद से यहाँ पे भी 2 के सामने भी 5 लिख देते हैं, 1 2 3 4, और ये हो गया 5। अब 3 को काउंट कीजिए, 3 कितना बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, यहाँ पे फिर है 6 बार। तो 3 जो है कुल मिला के 6 बार आ रहा है। तो 3 के सामने 6 लिख देते हैं, 1 2 3 4 5, और ये 6 हो गया। अब जो है 3 के बाद 4 को काउंट कीजिए, 4 कितना बार है, देखिए ध्यान से। ये रहा 1 बार 2 बार, ये 3 बार, यहाँ पे 4 5 6 बार। कितना बार है, 6 बार है। तो यहाँ पे भी 6 लिख देंगे 4 के सामने, 1 2 3 4 5, और ये 6 बार। और अब 5 को काउंट करते हैं, 5 कितनी दफ़ा है। तो यहाँ देखिए 1 बार 2 बार 3 बार,
उसके बाद यहाँ तो है नहीं, यहाँ पे देखिए 4 बार, तो 5 कितनी बार आया, कुल मिला के 4 बार आया है। कितनी बार आया है, 4 बार, 1 2 3 4 हो गया। उसके बाद 6 को काउंट करते हैं, 6 कितनी दफ़ा है, यहाँ देखिए 1 बार है, 1 2 3 और फिर यहाँ पे 4, तो 6 भी है हमारा, कितना बार है, 4 बार है। 4 यहाँ पे लिख दिए, 5 5 10 6 16 6 22 22 4 26 और 4 30, सही है। तो कुल मिला के जो है आप यहाँ पे इस सारणी को इस तरह से आगे भर लीजिएगा। ये 5 है तो बारंबारता इसकी 5 हो जाएगी, ये भी 5 है 5, ये देखिए 5 एक 6 है तो 6 लिख दीजिए इसके सामने, ये भी 6 और ये 4 और ये भी 4 बार आया है। तो इस तरह से कुल मिला के हो जाएगा 5 5 10 10 6 16 16 6 22 22 4 26 26 4 30, तो कुल मिला के 30 बार ही फेंकना था। तो इस तरह से जो है हमारे पास डेटा आ चुका है। अब हम प्रश्नों के उत्तर देंगे इसी बारंबारता सारणी के आधार पर। क्वेश्चन है यहाँ पे, जो न्यूनतम बार आई है, जो सबसे कम बार जो पासा आया है वो कौन सा पासा है। इस सारणी में जब हम न्यूनतम को देखते हैं तो सबसे छोटा डेटा जो है वो 4 है, लेकिन ये 2 पासे में आया, 5 तथा 6 में आया, दोनों में 4 4 आया है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 5 एवं 6, ठीक है। जो अधिकतम बार आई है, यहाँ पे जो अधिकतम बार पासा आया है इनमें भी 2 संख्याएं हैं, 3 और 4, क्योंकि दोनों में 6 6 बार आया है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 एवं 4। इसी तरह से जो समान बार आई है, तो यहाँ पे समान तो हमारे पास सब आया है, देखिए 1 2 भी समान बार आया है, 3 4 भी समान बार आया है और 5 6 भी समान बार आया है। और आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, जसप्रीत बुमराह द्वारा उसके पिछले 30 मैचों में लिए गए विकेटों के आंकड़ों की एक बारंबारता वितरण सारणी फैज़ ने तैयार की है। फैज़ नाम का कोई लड़का है जिसने जसप्रीत बुमराह, जो भारत के बहुत ही शानदार गेंदबाज हैं, तो उनके द्वारा लिए गए 30 मैचों में जो विकेट उनके द्वारा लिए गए हैं उसका विवरण यहाँ पे दिया गया है। 2 मैचों में उन्होंने कोई विकेट नहीं लिया है, 4 मैचों में 1 1 विकेट करके लिया है, 6 मैचों में 2 2 विकेट, 8 मैचों में जो है 3 3 विकेट करके लिया है। इसी प्रकार 3 मैचों में 4 4 विकेट, 5 मैचों में 5 5 विकेट और 1 मैच में 6 विकेट और फिर 1 मैच में जो है 7 विकेट उन्होंने ली है। तो यहाँ पे एक एक करके क्वेश्चन दिया गया है। पहला है, यह सारणी क्या सूचना प्रदान करती है। तो इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं कि यह सारणी जो है जसप्रीत बुमराह द्वारा पिछले 30 मैचों में लिए गए विकेटों की आंकड़ों को दर्शाता है। और दूसरा जो प्रश्न है, इस सारणी का शीर्षक क्या हो सकता है। तो इस सारणी का शीर्षक आप इस तरह से लिख सकते हैं, पिछले 30 मैचों में बुमराह द्वारा लिए गए विकेटों का विवरण। चलिए सी नंबर में क्या है, इस सारणी में किसने आपका ध्यान आकर्षित किया। तो यहाँ पे जो उनका बेस्ट परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो 5 ऐसे मैच हैं जिसमें उन्होंने 5 5 विकेट लिया हुआ है ना। तो 5 मैचों में जो है 5 5 विकेट लिए हैं, 5 5 विकेट, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस है उनका, है ना। तो ये जो है एक बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने 30 मैचों में से 5 मैचों में जो है 5 विकेट लिए हैं। अगला प्रश्न है, डी में कितने मैचों में बुमराह ने 4 विकेट लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 विकेट जो है उन्होंने कितने मैच में लिए हैं, 3 मैचों में लिए हैं, 4 4 विकेट करके। तो इसका उत्तर क्या होगा, 3। तो लिख देते हैं इसको 3 मैचों में, 3 मैचों में। समझ में आ रहा होगा आपको भी। आगे बढ़ते हैं, 3 मैचों में यहाँ पे हमने लिखा है, 3 मैचों में। उसके बाद है ई में, मयंक कहता है कि यदि उसके द्वारा पिछले 30 मैचों के लिए लिए गए कुल विकेटों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं तो हमें संख्याओं 0 1 2 3 7 तक को जोड़ना पड़ेगा। क्या इस प्रक्रिया में मयंक
लिए गए कुल विकेटों की संख्या ज्ञात कर पाएगा। क्यों? मयंक जो है इस प्रकार से जोड़ता है 1 2 3 3 6 6 4 10 5 15 6 21 7 28। ये 28 उसके विकेटों की संख्या आता है मयंक के अनुसार। मयंक के अनुसार आप बताइए कि उसने जो विकेटों की संख्या जोड़ी है क्या ये सही है? क्या पिछले 30 मैचों में बुमराह ने केवल 28 विकेट लिए हैं? तो इसका जवाब होगा नहीं। इसके लिए हम एक और कॉलम यहाँ पे बना सकते हैं, विकेटों की कुल संख्या। देखिए 2 मैच में उसने कोई विकेट नहीं लिए हैं तो ये 0 ही रह जाएगा। 4 मैच में 1-1 करके लिया है तो 4 विकेट होगा। 6 मैच में 2-2 करके लिया तो 6 दूना कितना हो गया? 12 विकेट। इसी तरह से 8 मैच में 3-3 विकेट लिया तो 8 तिया कितना हो गया? 24 विकेट, है ना। इसी तरह से देखिए इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका भी हो गया। अब इसका देखेंगे 3 मैच में 4-4 करके लिया है, 3 चौके 12 विकेट। 5 मैच में 5-5 करके लिया है, 5 बचे 25 विकेट, ये भी हो गया। और 1 मैच में जो है 6 विकेट लिया है तो 6 ही रहेगा, और 1 मैच में 7 लिया है तो 7 ही रहेगा, है ना। तो कुल मिला के कितना बार है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 बार, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। अब टोटल कीजिए आप इसका, तो जो है इसकी कुल संख्या निकल के आ जाएगी। तो अब इसका हम योग निकाल लेते हैं। 4 2 6 6 4 10 10 2 12 12 5 17 17 6 23 23 7 30 के 0 बाकी 3। यहाँ पे हो गया 3 जो बाकी था, 3 1 4 4 2 6 6 1 7 7 2 9। टोटल 90 विकेट उसने लिए हैं 30 मैच में। कितना लिए हैं? 90 विकेट। ये सही डेटा होगा। ये 28 जो है जिस तरह से मयंक ने जोड़ा था वो सही डेटा नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में था कि मयंक ने जिस प्रकार जोड़ रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार कि मयंक जो है इस तरह से जोड़ के जो विकेटों की संख्या उसने निकाली है, क्या वो सही था? तो ये हो जाएगा नहीं। और क्यों नहीं? क्योंकि जो है उसे विकेटों की संख्या को मैचों की संख्या से गुना करके फिर जा करके जो है टोटल निकालना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। अपने पिछले 30 मैचों में जसप्रीत बुमराह ने कुल कितने विकेट लिए? इनकी सही संख्या सारणी से आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो वो ऑलरेडी हमने ज्ञात कर लिया है कि एक कॉलम हमने ऐड कर लिया था, और विकेटों की संख्या को मैचों की संख्या से गुना कर करके हम लोग जो कुल विकेट थे उसको निकाल के अंत में हमने उसे जोड़ दिया था। तो कुल मिला के 90 विकेट निकल कर आए थे। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित चित्रालेख 5 विभिन्न गांवों में ट्रैक्टरों की संख्या को दर्शाता है। तो यहाँ पे गांव के नाम है गांव ए, गांव बी, गांव सी, गांव डी और एक गांव है गांव ई। तो यहाँ पे जो चित्रलेख है वो एक चित्रलेख का मतलब एक ही ट्रैक्टर होगा। तो कुल मिला के हम सारे गांव का पहले यहाँ पे जो है ट्रैक्टरों की संख्या निकाल लेते हैं। यहाँ पे कितने ट्रैक्टर हैं? 1 2 3 4 5 6 है। तो गांव ए में कुल मिला के 6 ट्रैक्टर है। बी में देखिए कितना है? 3 2 5 ट्रैक्टर है। सी में कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रैक्टर है। यहाँ पे जो है 3 ट्रैक्टर है गांव डी में, और गांव ई में जो है 3 3 6 ट्रैक्टर हैं। तो यहाँ पे आगे कुछ प्रश्न इससे रिलेटेड हैं, इसको देखते हैं। इस चित्रलेख को देखिए तथा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, किस गांव में न्यूनतम संख्या में ट्रैक्टर हैं? सबसे कम किस गांव में है? तो आप देख सकते हैं गांव डी में, क्योंकि यहाँ पे केवल 3 ही ट्रैक्टर हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा गांव डी में। और बी नंबर में क्वेश्चन है, किस गांव में अधिकतम संख्या में ट्रैक्टर है? तो सबसे अधिकतम आप देख पा रहे हैं 8 है यहाँ पे, और वो कौन सा गांव है? गांव सी है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा गांव सी। क्या हो जाएगा? गांव सी। सी नंबर क्वेश्चन है, गांव बी की तुलना में गांव सी में कितने ट्रैक्टर अधिक हैं? बी से सी की तुलना कीजिए। बी में केवल 5 है और सी में जो है 8 है, यानी कि 8 माइनस 5 कर देते हैं, यानी कि 3 ट्रैक्टर अधिक है। कितना अधिक है? 3 ट्रैक्टर अधिक है। तो यहाँ पे 3 ट्रैक्टर आप लिख सकते हैं। गांव बी की तुलना में सी में जो है 3 ट्रैक्टर अधिक है, क्योंकि गांव बी में केवल 5 था
और सी में 8 है, तो 8 में से 5 को घटाएं तो 3 ट्रैक्टर जो है सी में अधिक है। अगला क्वेश्चन डी है, कोमल कहती है गांव डी में ट्रैक्टरों की संख्या गांव ई के ट्रैक्टरों की संख्या की आधी है, क्या वह सही है? इसके उत्तर में हम कह सकते हैं कि यह कथन जो है सही है, क्योंकि गांव ई में जो ट्रैक्टरों की कुल संख्या है वो 6 है ना। और 6 का जब आधा करते हैं, 6 गुने 1/2, 6 का आधा, तो 2 इकाई 2, 2 तिया 6 कट के 3 आ जाता है। तो 6 का आधा कितना होता है? 3 होता है। गांव ई में 6 और गांव डी में 3 है, तो हम कह सकते हैं कि ई का आधा डी में है, तो ये कथन क्या हो गया? सही हो गया। और आगे प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। किसी विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में छात्राओं की संख्या एक चित्रलेख द्वारा दर्शाई गई है। तो यहाँ पे कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक में छात्राओं की संख्या दर्शाई गई है, ये भी एक चित्रलेख है। और यहाँ पे जो चिन्ह लिया गया है, एक छात्रा का चिन्ह है यहाँ पे, और एक चिन्ह का मतलब होगा 4 छात्राएं। ये एक चिन्ह 4 छात्राओं को दर्शाता है। तो इस प्रकार कक्षा 1 में जो संख्या हो जाएगी, देखिए 4, 4 8, 4 12, 4 16, 4 20, 4 24 से कुल मिला के आप इसे इस तरह भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 6 गुने 4, 6 चौके 24। कक्षा 2 में देखिए 4, 4 8, 4 12, 4 16 और यहाँ पे आधा है, मतलब 2 छात्राएं होंगी। 4 का आधा कितना होगा? 2 होगा, तो 16 2 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा कक्षा 2 में। कक्षा 3 में देखिए 4, 4 8, 4 12, 4 16, 4 20 छात्राएं हैं। इसी तरह से कक्षा 4 में जो है 4, 4 8, 4 12 और इसको आधा ले लीजिए तो 12 2 कितना हो जाएगा? 14 है। इसी तरह से कक्षा 5 में जो है 4, 4 8 और 2 10 हो जाएगा, इसको आधा मानना पड़ेगा, 4 का आधा 2 होता है। इसी तरह से देखिए यहाँ पे 4, 4 8, 4 12, 4 16 हो जाएगा, यहाँ पे 4 तिया 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 और आधा 2, 4 2 6 हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हमने कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के जो छात्राओं की संख्या है इसे ज्ञात कर लिया है। अब हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, किस कक्षा में छात्राओं की संख्या न्यूनतम है? न्यूनतम का मतलब होता है स्मॉलेस्ट, सबसे कम। सबसे कम यहाँ पे अभी तक में आप देखेंगे तो 6 आपको दिखाई देगा। सबसे कम कितना है? 6 है। और ये कौन सी कक्षा है? तो कक्षा 8 है। तो कक्षा 8 यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे केवल 6 छात्राएं हैं। आगे बढ़ते हैं। बी नंबर में है, कक्षा 5 और 6 की छात्राओं की संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? तो 5 और 6 देखना है। तो 5 और 6 को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो छठा क्लास में 16 है और पाँचवा में 10 है। तो 16 में से 10 को घटा दीजिए आप, 16 में से 10 को घटा दें तो 6 आ जाएगा। इस तरह से जो है कक्षा 5 और कक्षा 6 की छात्राओं की संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो 6 का अंतर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी को देखते हैं। यदि कक्षा 2 में 2 और छात्राओं को प्रवेश मिला तो आलेख में किस प्रकार का परिवर्तन होगा? अब चलते हैं, कक्षा 2 में 2 और छात्राएं जो है बढ़ गई हैं। तो अभी तक यहाँ पे कितना दिखाया गया? कक्षा 2 में देखिए 18 दिखाया गया है। अब 2 और बढ़ जाएंगी तो 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो चित्रलेख है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। ये जो आधा बना हुआ है वो क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। तो लिखेंगे अंतिम चित्रलेख जो आधा है वह पूरा हो जाएगा, वह पूरा हो जाएगा। क्लियर है? समझ गए आप लोग भी? आगे बढ़ते हैं। कक्षा 7 में कितनी छात्राएं हैं? तो कक्षा 7 में जाकर के आप देखिए, यहीं पे दिख रहा है कितनी छात्राएं हैं? 4 4 8 4 12 हैं। तो यहाँ पे 12 छात्राएं। कितनी हैं? 12 छात्राएं। चलिए, तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक यहाँ पे कर लिया है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। अभी हम पेज नंबर 97 में थे, आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 98 में। 8वां प्रश्न है,
मुधोल हाउंड भारतीय कुत्तों की नस्ल का एक प्रकार, ठीक है, एक प्रकार का कुत्ता है। अधिकतर उत्तरी कर्नाटक के बागलकोट और विजयपुरा ज़िलों में पाए जाते हैं। सरकार ने इस नस्ल को बचाने के लिए एक पहल की है, जिसमें उन लोगों को सहायता प्रदान की जा रही है जो इस प्रकार के कुत्तों को पालते हैं। इसी पहल के कारण ऐसे कुत्तों की संख्या में वृद्धि हुई। कर्नाटक के 6 गांवों में मुधोल कुत्तों की संख्याएं इस प्रकार हैं। गांव ए में 18, गांव बी में 36, गांव सी में 12, गांव डी में 48, गांव ई में जो है 18 और इसी प्रकार गांव एफ में 24 कुत्ते हैं। आगे है कि उपरोक्त के लिए एक चित्रालेख तैयार कीजिए, एक पिक्टोग्राफ बनाना है आपको तथा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो कुत्तों की संख्या है वो इस प्रकार है 18, 36, 12, 48, 18 और 24। अब यहाँ पे हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं, जैसे इस चित्रालेख को बनाने के लिए कौन सा पैमाना या कुंजी उपयुक्त रहेगा। तो पैमाना यहाँ पे देखिए जो भी संख्याएं दी गई सब जो है 6 का पहाड़ा में आता है। 6 × 18, 6 × 6 = 36, 6 × 2 = 12, 6 × 8 = 48, 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24। अगर हम पैमाना 6 ले लेते हैं, है ना, यानी कि एक चिन्ह बराबर 6 कुत्ते, तो गांव ए में जो है हमें सिर्फ 3 चिन्ह बनाना पड़ेगा, तो 3 छक्के हो जाएगा 18। गांव बी में इसी प्रकार जो है 6 चिन्ह बनाना होगा, 6 छक्के 36 हो जाएगा। गांव सी में 2 चिन्ह, 6 × 2 = 12 हो जाएगा। गांव डी में जो है 8 चिन्ह बनाना होगा, 6 × 8 = 48 और गांव ई में 3 चिन्ह बनाना होगा, 6 × 3 = 18 और इसी प्रकार गांव एफ में जो है 4 चिन्ह बनाने होंगे, 6 × 4 = 24 के लिए। आगे यहाँ पे है कुछ और प्रश्न जो हम चित्रलेख को बनाने के बाद इसका उत्तर देखेंगे। तो यहाँ पे चित्रलेख बनाने के लिए आप कोई एक संकेत ले सकते हैं, कोई एक चिन्ह ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने डी शेप का एक संकेत लिया है और एक संकेत का मतलब है 6 कुत्ता। तो गांव ए में चूंकि 18 कुत्ते हैं तो इसके लिए हमें 3 संकेत बनाने होंगे, 6 × 3 = 18 हो जाएगा। गांव बी में चूंकि 36 कुत्ते हैं तो इसके लिए हमें 6 संकेत बनाने होंगे, 6 × 6 = 36। गांव सी में 12 कुत्ते हैं तो 2 संकेत बनाना होगा, 6 × 2 = 12 हो जाएगा। गांव डी में चूंकि 48 कुत्ते हैं तो इसे हमें 8 बार बनाना होगा, 8 × 6 = 48। गांव ई में अगेन 18 कुत्ते हैं तो यहाँ पे 3 ही बार बनेगा और गांव एफ में चूंकि 24 कुत्ते हैं तो इसे हमें 4 बार बनाना पड़ेगा। इस प्रकार हमने जो है एक पिक्टोग्राफ, एक चित्रलेख यहाँ पे बना लिया। आप यहाँ पे डी की जगह कोई और संकेत भी ले सकते हैं। अब यहाँ पहला प्रश्न है, इस चित्रलेख को बनाने के लिए कौन सा पैमाना या कुंजी उपयुक्त रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गांव में जो कुत्तों की संख्या है वो इस प्रकार है 18, 36, 12, 48, 18, 24, जो सब के सब जो है 6 के पहाड़े में आता है। तो एक संकेत बराबर 6 कुत्ता जो है सबसे उपयुक्त रहने वाला है, इसलिए हमने एक प्रतीक बराबर जो है 6 कुत्ते ले लिए हैं। दूसरा प्रश्न है, गांव बी के कुत्तों की संख्या को दर्शाने के लिए आप कितने प्रतीकों का उपयोग करेंगे। जब एक प्रतीक बराबर 6 है तो गांव बी में चूंकि 36 कुत्ते हैं तो 36 भागा 6, 6 छक्के 36, तो 6 चिन्ह हमें बनाने पड़ेंगे। बी का उत्तर क्या होगा, 36 भागा 6 बराबर 6 प्रतीक। तो देखिए गांव बी में हमने 6 प्रतीक बनाए भी थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6 छक्के कितना हो जाएगा 36। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर सी है, कामिनी ने कहा कि गांव बी और गांव डी के कुत्तों की संख्या अन्य 4 गांवों की कुल संख्या से अधिक होगी, क्या वह सही है। अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। तो सबसे पहले बी और डी को जोड़िए। बी में कितना है 36 और डी में कितना है 48। 36 और 48 को आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8 × 6 = 14 के 4 बाकी 1, 4 × 3 = 7, 1 × 8 = 84 आएगा। अब हम एक तरफ तो बी और डी को जोड़ चुके हैं, अब बाकी गांव को जोड़ेंगे। 18 + 12 ये हो गया 30 और प्लस फिर 18
तो ये हो जाएगा 48 और उसमें 24 को जोड़ेंगे तो 48 और 24 हो जाएगा आपका 72। कितना हो जाएगा? 72। तो पहला में आया था सिर्फ ये दोनों गांव को जोड़ के, बी और डी को जोड़ के 84 और बाकी को गांव को जोड़ के आता है 72। अतः हम कह सकते हैं, है ना, कि ये जो है सही है। कामिनी का जो कथन है वो सही है। तो आइए इसे आप इस तरह से देख लें। सी का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, हाँ वह सही है क्योंकि गांव बी के कुत्ते प्लस गांव डी के कुत्ते बराबर है 36 प्लस 48 बराबर 84। शेष गांव के कुत्तों की संख्या जो है 18 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 24 बराबर 72 आएगा तथा 84 संख्या 72 से अधिक है। अतः ये जो कथन था वो सही है। और प्रश्न संख्या 9 है, 120 विद्यालयी विद्यार्थियों का यह ज्ञात करने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया, एक सर्वे किया गया कि अपने खाली समय में वे कौन सा क्रियाकलाप करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे पसंदीदा क्रियाकलाप इस प्रकार है, जैसे खेलना जो है 45 विद्यार्थियों को पसंद है खाली समय में, कहानी की पुस्तकें पढ़ना 30 विद्यार्थियों को पसंद है, टीवी देखना 20 विद्यार्थियों को पसंद है, संगीत सुनना 10 विद्यार्थियों को पसंद है और इसी प्रकार जो है पेंटिंग करना 15 विद्यार्थियों को पसंद है। और आगे है कि एक इकाई की लंबाई जो है 5 विद्यार्थियों का स्केल या पैमाना लेकर उपरोक्त आंकड़ों के लिए एक दंड आलेख खींचिए। खेलने के अतिरिक्त कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया गया है। तो ये तो आसानी से आप बता सकते हैं कि खेल के बाद जो है सबसे ज़्यादा कहानी की पुस्तकें पढ़ना विद्यार्थियों को पसंद है, सेकंड हाईएस्ट में यही है। तो ये तो उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक इकाई बराबर 5 विद्यार्थी यानी 5-5 का अंतराल लेकर के आपको क्या करना है, एक दंड आलेख बनाना है, जिसके लिए हमें ग्राफ कॉपी की ज़रूरत होगी। और ऑलरेडी आपने ग्राफ कॉपी ख़रीदा हुआ ही है, क्योंकि इस अध्याय के शुरू में ही मैंने आप लोगों को बोला था कि ग्राफ कॉपी जो है आप लोगों को ले लेना है, एटलीस्ट 10-20 रुपये का ले लेना है, 10 रुपये का भी काफ़ी रहेगा आपके लिए। चलिए, तो यहाँ पे हमें एक दंड आलेख बनाना है, तो मैं इसे इस रूप में बनाता हूँ। ठीक है, ये हमारा जो कॉपी है इसको मैं इस तरह से कर ले रहा हूँ ताकि यहाँ पे हमें लिखने के लिए ज़्यादा स्पेस मिलता है। तो दंड आलेख बनाने के लिए कई बार हम लोग बना भी चुके हैं। सबसे पहले हम 2 रेखाएं खींचते हैं, एक जो है नीचे की ओर बाएं से दाएं, है ना, जो कि क्षैतिज रेखा कहलाती है, और इसे मैं यहाँ पे इस तरह से खींच रहा हूँ स्केल की मदद से। हो गया ये हमारा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पसंदीदा क्रियाकलाप। क्या लिखेंगे? पसंदीदा क्रियाकलाप। पसंदीदा क्रियाकलाप। ठीक है, और फिर एक इस तरह से रेखा खींचेंगे, वर्टिकल लाइन खींचेंगे नीचे से ऊपर की ओर। यह भी स्केल की मदद से इस प्रकार आप खींच सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 0 लाइन। और चूंकि हम लोगों को कहा गया है कि एक इकाई बराबर 5 विद्यार्थी ले लें, तो हम यहाँ पे 5-5 के अंतराल पे बनाएंगे। 5, 10, 15, 20, है ना। कुल सबसे बड़ा जो इसमें डाटा है 45 है, तो हम 50 तक लिख लेते हैं। 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। इफ़ नीडेड इसे और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे हम लोग एक एरो लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाएंगे। ये क्या है? विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, आप सावधानी से लिख लें, बुक में भी लिखा हुआ है विद्यार्थियों की संख्या, वहाँ से आप लिख लें या सुनकर लिख लें, आपको तो लिखना आ ही गया होगा। चलिए, तो यहाँ पे पसंदीदा खेल कितने तरह के हैं?
तो यहाँ पे जो पसंदीदा क्रियाकलाप है एक एक करके हम लोगों को लिखना होगा। पहले खेलना है, फिर कहानी की पुस्तकें पढ़ना है, टीवी देखना है, संगीत सुनना है, पेंटिंग करना है। तो जो पहला बॉक्स होगा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, पहला क्रियाकलाप क्या था? खेलना। क्या था? खेलना। छोटा छोटा लिखना होगा क्योंकि जगह नहीं है ज़्यादा, है ना। एक घर को छोड़ के अगला लिखेंगे। तो दूसरा क्या है? कहानी की पुस्तकें पढ़ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कहानी, इसी के नीचे लिखेंगे कि पुस्तकें पढ़ना। पुस्तकें पढ़ना आपको इसी में एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना। तीसरा नंबर है टीवी देखना। तो हम क्या करेंगे? एक घर छोड़ के यहाँ पे लिख लेते हैं टीवी देखना। टीवी देखना। चलिए ये भी हो गया। तीसरा के बाद चौथा नंबर पे क्या है? संगीत सुनना। तो एक घर छोड़ के यहाँ पे लिखेंगे संगीत सुनना। क्या लिखेंगे? संगीत सुनना। चलिए एक और रह गया था आपका, वो है पेंटिंग करना। तो एक घर छोड़ के यहाँ पे लिख दीजिएगा पेंटिंग करना। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पेंटिंग करना। इस प्रकार जो है जो क्रियाकलाप दिए गए थे वो हमने यहाँ पे दर्शा दिया है। अब हम एक एक करके एक दंड आलेख बनाएंगे। यहाँ पे आप इकाई भी लिख सकते हैं। एक इकाई बराबर 5 विद्यार्थी। कितने हैं? 5 विद्यार्थी। ठीक है, तो ये भी आप लिख लें। अब एक एक करके देखिए, यहाँ पे दिया गया है खेलना कितने बच्चों को पसंद है? 45। तो ये हमारा पहला वाला ही है खेलना। यहाँ से जो हम दंड बनाएंगे वो कहाँ तक जाएगा? 45 तक जाएगा। तो 45 यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसकी ऊंचाई यहाँ तक आएगी। सबसे पहले यहाँ से इस तरह से आप एक रेखा खींच लीजिए, इसका शीर्ष जो होगा ऊपरी हिस्सा, और फिर यहाँ पे आप इसे नीचे की ओर ले जाइए इस तरह से। इस पॉइंट से जहाँ पे 45 था हमने दाग लगा दिया है यहाँ पे, इस पॉइंट से लेके नीचे तक हम इसे इस रेखा को खींच रहे हैं। तो ये दर्शाएगा कि खेलना जो है 45 विद्यार्थियों को पसंद है। ठीक है, ये देखिए खेलना कितने बच्चों को पसंद है? 45। उसके बाद आइए कहानी की पुस्तकें पढ़ना। ये 30 विद्यार्थियों को पसंद है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 30 तक जाएंगे। 30 हमारा यहाँ आएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ की ओर एक हम दंड खींच लेते हैं। सबसे पहले इसको मिला देते हैं इस तरह से। चलिए अब इसे नीचे की ओर बॉक्स बना दीजिए। हो गया। चलिए, तो कहानी की पुस्तकें पढ़ना कितने बच्चों को पसंद है? 30 बच्चों को पसंद है। इसी तरह से टीवी देखना जो है 20 बच्चों को पसंद है। तो यहाँ से हम चलेंगे, एक घर छोड़ के यहाँ तक आता है 20। तो यहाँ पे इस तरह से आप एक दंड बना लीजिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है यहाँ पे देखिए, संगीत सुनना। संगीत सुनना कितने बच्चों को पसंद है? 10 बच्चों को पसंद है। तो 10 आपका केवल यहाँ तक ही होगा, है ना। यहाँ से यहाँ 5 और फिर 5 10। तो इसको इस तरह से मिला लेते हैं। ठीक है, लास्ट में अंतिम में है पेंटिंग करना। 15 बच्चों को पसंद है। तो यहाँ से देखिए 5 10 और ये क्या हो गया? 15। और यहाँ पे आप स्केल रख के भी इस तरह से देख सकते हैं, ठीक 15 के सामने ही आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से इस तरह से एक रेखा खींच लेते हैं और फिर इसे नीचे की ओर इस तरह से मिला देंगे। हमारा जो दंड आलेख है यहाँ पे हो गया है तैयार। तो इस तरह से आप दंड आलेख खींच सकते हैं। आई होप कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, एक काम तो हमें ये करने के लिए कहा गया था कि आप एक दंडालेख की रचना करें, तो ये हम कर चुके हैं।
और फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि खेलने के अतिरिक्त कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया गया। तो इसे आप दंड आलेख देख के बता दें कि देखिए सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है, ये खेलना वाला, और उसके बाद सेकंड हाईएस्ट कौन है, कहानी की पुस्तकें पढ़ना। तो यहाँ पे उसका उत्तर क्या होगा, कहानी की पुस्तकें पढ़ना, कहानी की पुस्तकें पढ़ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी यहाँ पे हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 है, एक प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों और अध्यापकों ने अपने विद्यालय के प्रांगण तथा अपने पास के एक गांव में जुलाई के प्रथम सप्ताह में पौधे लगाने का निर्णय लिया। उनके द्वारा लगाए गए पौधों का विवरण नीचे दिए गए दंड आरेख में वर्णित है। तो यहाँ पे आप दंड आलेख सबसे पहले इसे समझिए। यहाँ पे उस सप्ताह के सभी दिन नीचे दिए गए हैं क्षैतिज रेखा पे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है जो नीचे से ऊपर की ओर जाता है, वर्टिकल लाइन, यहाँ पे लगाए गए पौधों की संख्या दर्शाई गई है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो इकाई लिया गया है, 1 इकाई बराबर 10 पौधे हैं। तो 10-10 के अंतराल पे लिखा गया है, ये जीरो लाइन है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ठीक है, अब आप पहले इस दंड आलेख को समझें। सोमवार को कितने पौधे लगाए गए हैं, तो आप देखेंगे कि 50 से स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर जा रहा है ना। तो 50 से 60 के बीच में चूंकि 10 का अंतराल है तो यहाँ तक में 2 होगा, 3, 4, 5, हाँ ये 2 मान लेते हैं। तो ये लगभग कितना है, 52 है। यहाँ पे कितना है, 52 पौधे लगाए गए हैं सोमवार को। मंगलवार को अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल 40 के सामने वाली रेखा है ना, तो यहाँ पे 40 पौधे लगाए गए हैं। बुधवार को इसी तरह से आप देखिएगा तो 10, 20, ये बिल्कुल 30 है, 30 के सामने भी है, तो 30 पौधे लगाए गए हैं। इसी प्रकार बृहस्पति को आप देखेंगे तो 10, 20, 30, 40, ये ठीक 40 के सामने आपको दिख रहा होगा, 40 पौधे लगे हैं। शुक्रवार को इसी प्रकार आप देखेंगे तो 50 पौधे लगे हैं, 40 से एक घर और ऊपर है, ये 50 तक है। शनिवार को सबसे ज़्यादा पौधे लगाए गए हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60 पौधे हैं। यहाँ पे कितने हैं, 60 पौधे लगाए गए हैं। इसी प्रकार रविवार को अगर आप देखेंगे तो 10, 20, 30, 40, ये 40 के ठीक सामने आ रहा है, तो 40 पौधे रविवार को लगाए गए हैं। अब यहाँ पे हम दंड आलेख को समझ चुके हैं। आगे यहाँ पे कुछ प्रश्न इससे रिलेटेड दिए जा रहे हैं। प्रश्न क्या है, पहला, बुधवार और बृहस्पतिवार को लगाए गए पौधों की कुल संख्या डैश 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 है। तो आपको बुधवार को देखिए कितना है, 30, और बृहस्पतिवार को कितना है, 40। तो 30 + 40 कितना हो गया, बराबर 70 पौधे। कितना है, 70 है यहाँ पे कुल मिला के। बी नंबर में आइए, कहता है पूरे सप्ताह के दौरान लगाए गए पौधों की कुल संख्या है। तो आप क्या करेंगे, इन सबको जोड़ दीजिए, 52 + 40 + 30 + 40 + 50 + 60 + 40, सबको आप जोड़ना तो आता ही होगा आपको। जोड़ेंगे तो 312 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 312। ठीक है, यहाँ पे आपको जोड़ के बता दूं, ये देखिए 2, ये सब तो 0 0 0 ही है, तो 2 ही रह गया। अब यहाँ देखिए 4 6 10, 10 5 15, 15 4 19, 19 3 22, 22 4 26, 26 5 31, तो 312 है, ये सही हो गया। अच्छा, आगे क्वेश्चन है, अधिकतम संख्या में पौधे खाली स्थान को लगाए गए तथा न्यूनतम संख्या में पौधे खाली स्थान को लगाए गए। तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी कब है, देखिए 60 है, शनिवार के दिन। कौन से दिन, शनिवार को। तो अधिकतम संख्या में पौधे शनिवार को लगाए गए, यहाँ पे शनिवार आप लिख दीजिएगा। और न्यूनतम संख्या में सबसे कम जो है देखिए बुधवार को लगाया गया, केवल 30 पौधा। तो यहाँ पे हो जाएगा बुधवार, बुधवार।
क्लियर है। सबसे अधिकतम हो जाएगा शनिवार और सबसे न्यूनतम हो जाएगा, सबसे कम संख्या में जो है बुधवार को लगाया गया है। आगे इसी से रिलेटेड कुछ और प्रश्न आ रहे हैं इसी सी में ही कि आपके अनुसार इस स्थिति का क्या कारण हो सकता है, सप्ताह के कुछ विशेष दिनों में अधिक पौधे क्यों लगाए गए तथा अन्य दिनों में कम पौधे क्यों लगाए गए। क्या आप इसके संभावित कारणों या उनके स्पष्टीकरण के विषय में कुछ सोच सकते हैं। आप किस प्रकार यह प्रयास करेंगे और पता लगाएंगे कि आपके स्पष्टीकरण सही है। तो बच्चों, इसके कई कारण हो सकते हैं, इसका सही अनुमान हम भी नहीं लगा सकते हैं। शनिवार को अधिक इसलिए है कि हो सकता है कि अगला दिन जो है रविवार रहने वाला है, छुट्टी का दिन है ना। तो ज़्यादातर लोग जो है अपने घरों पे होंगे, छुट्टी में होंगे, तो विद्यालय भी बंद रहेगा। तो इसलिए जो है शनिवार को ज़्यादा कर लिया गया कि भाई कल तो संडे है, तो सैटरडे को ऐसे भी लोगों के पास एनर्जी काफ़ी ज़्यादा रहती है, अगला दिन छुट्टी होने वाला होता है, तो देर तक काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि कोई बात नहीं, चलो आज थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं, कल रविवार है। तो एक कारण तो ये समझ में आया, शनिवार को अधिक पौधे लगाए जाने का कारण यह है कि अगला दिन रविवार है जो कि छुट्टी का दिन रहने वाला है, और बुधवार जो है सप्ताह के बीचों बीच पड़ता है, तो इस समय हो सकता है कि काम अधिक रहा हो उस दिन, है ना, और बिजी रहने के कारण जो है लोग ज़्यादा उस दिन पौधे नहीं लगा पाए। और आगे है क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आज का संभवतः अंतिम प्रश्न रहेगा। भारत में बाघों यानी कि टाइगर्स की संख्या 1990 से 1970 के बीच काफ़ी कम हो गई। भारत में बाघों के बचाव के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया। 2006 से प्रारंभ करते हुए भारत में बाघों की यथार्थ संख्याएं ज्ञात होना प्रारंभ हो गया। शगुफ्ता और दिव्या ने भारत में 2006 और 2022 के बीच बाघों की संख्याओं के विषय में उपलब्ध सूचनाओं की जानकारी प्राप्त की। सूचनाओं को प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल के बाद अंकित किया। उन्होंने इन आंकड़ों के लिए एक बारंबारता वितरण सारणी बनाई तथा इन आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए एक दंड आलेख बनाया, परंतु इस आलेख में कुछ गलतियां हो गईं। क्या आप इन गलतियों का पता लगा सकते हैं तथा इन्हें ठीक कर सकते हैं? आइए देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे जो बारंबारता बंटन सारणी बनाई गई है वो बिल्कुल सही है। जैसे 2006 में बाघों की संख्या थी 1400, 2010 में 4-4 साल के अंतराल पे लिखा गया है, तो 2010 में 1700 हो गया है, 2014 में 2200 हो गया है, फिर 2018 में बाघों की संख्या बढ़कर 3000 हो गई है, और 2022 में बाघों की संख्या 3700 हो चुकी है। अब इन सब को दिखाने के लिए एक दंडालेख बनाया गया जो कि हॉरिजॉन्टली बनाया गया है, इसको नीचे से ऊपर की ओर दंड को नहीं बनाया गया है, ये इस तरह से बनाया गया है, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल। चलिए, यहाँ पे बाघों की संख्या दर्शाई गई है। आप इसे अगर वर्टिकल बनाइएगा तो बाघों की संख्या को आप यहाँ पे दिखाइएगा और वर्ष को नीचे लिखिएगा। बुक में दिया गया हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल को भी समझते हैं आप, दोनों तरह से जो है दंडालेख बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। तो ज़्यादातर अभी तक हम लोगों ने वर्टिकल ही बनाया था, तो अंत में एक हॉरिजॉन्टल दिया गया है। मान लिया जाए, देखिए 2006 में जो है बाघों की संख्या कितना है, 1400 है, यानी कि 1000 से प्लस है। तो यहाँ पे देखिए 2006 वाले में क्या है, उसने गलती कर दी है। 2006 वाले में ये जो दंड है ये कहाँ तक आना चाहिए, 1000, और यहाँ पे देखिए 1000 से 2000 के बीच में जो दूरी है उसका आधा यहाँ पे होगा 1500, तो इससे थोड़ा नीचे तक यहाँ तक जो है दंड जो है लगभग आना चाहिए था 1400 को दिखाने के लिए, इस तरह से कम होना चाहिए था, है ना। तो ये कम दिखाया गया, यहाँ पे एक गलती हो गया। चलिए, 2010 में जो है 1700 है, तो 2010 का लगभग ठीक ही लग रहा है। देखिए यहाँ पे ये 1000 है, ये इसके 1000 2000 के बीच में जो है 1500 होगा,
16, 17 ये लगभग 1700 के बराबर आ जा रहा है, तो ये ठीक है आपका। 2014 में देखिए संख्या कितनी है 2200, यानी 2000 के थोड़ा ऊपर जाना चाहिए इसको। तो यहाँ है आपका देखिए 2000, ये वाला होना चाहिए 2200 से थोड़ा ऊपर, यहीं तक ये रह सकता था, लेकिन इसकी संख्या जो है 2014 में देखिए कितना दिखाया गया लगभग 2800 के आसपास दिखाया जा रहा है, जो कि गलत हो गया। तो यहाँ पे भी ये गलत बनाया गया है, यहीं तक होगा, यहाँ तक राइट है। ये भी गलत बनाया गया था, ये पूरा यहाँ तक होगा 2014 में। उसके बाद आते हैं 2018 में कितना है 3000। तो ये देखिए कहाँ तक लाया गया, केवल 2000 पे लाके छोड़ दिया गया है। 3000 जो है ये इसकी ऊंचाई भी जो ये भी गलत था, इसकी ऊंचाई कहाँ तक आनी चाहिए 3000 का, यहाँ तक आना चाहिए था, तब जाके ये 3000 हो पाता। ये अब सही हो गया, ठीक है। तो ये भी गलती था। उसके बाद आते हैं 2022 में 3700 है। तो यहाँ देखिए ये 3000 और ये 4000, 3000 और 4000 के बीच में ये 3500, ये 3600, ये 3700 लगभग में ठीक है, ये देखिए है ना। तो ये ओके है आपका। इस तरह से यहाँ पे 3 गलतियाँ थी। 2006 में 1400 को केवल 1000 दिखाया जा रहा था या उससे भी कम था, तो इसे हमने ठीक कर लिया इसकी ऊंचाई। और फिर 2014 में ज़्यादा दिखा दिया गया, 2200 को 2800 दिखाया जा रहा है, और 2018 में 3000 को लगभग 2000 दिखाया जा रहा था, तो उसे भी हमने और ऊंचाई तक बढ़ा दिया है। और बाकी जो है 2022 का सही था। और इसी प्रकार 2010 का भी जो आलेख था वो सही था। इस प्रकार बच्चों आज के इस सेशन में यहीं तक, सेशन काफ़ी लंबा हो गया। आई होप कि आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया होगा, आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। और चैनल पे नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।